सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो अपने टाइम का एक बहुत ही सुपर डुपर हिट मॉडल है, जिसे कहा जाता है बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर्स पोस्टुलेट भी इसे कहा जाता है। अब बोर ने रदरफोर्ड के बाद कुछ ऐसा रिवोल्यूशनाइज कॉन्सेप्ट दिया जिसने उस समय समझ लीजिए तहलका मचा दिया। ऐसी बात इसने कह दी जो इससे पहले वाले जो बंदे थे, चाहे वो रदरफोर्ड रहा हो या थॉमसन रहा हो, वो सोच भी नहीं पाए वहां तक। देखो, हमने अब तक इसमें रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस कर लिया है, स्पेक्ट्रम को भी हमने डिस्कस कर लिया है, क्वांटम थ्योरी, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अब हम बात करने जा रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की, बोर्स के पोस्टुलेट की, कि आखिर बोर ने वो क्या अमूल्य वर्ड बोले जो ऐतिहासिक हो गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज बोर्स एटॉमिक मॉडल्स या बोर्स पोस्टुलेट की। देखिए, बोर ने बेसिकली क्या कहा, बोर ने कुछ स्टेटमेंट्स दी, कुछ पोस्टुलेट दिए गए। क्या कहा उन स्टेटमेंट में कि सबसे पहला पॉइंट होता है कि एटम जो है, उस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो बहुत ही ज्यादा हैवी होता है और सेंटर में सिचुएटेड होता है। कि न्यूक्लियस इन एन एटम एन एटम इन एन एटम न्यूक्लियस which is massive which is massive and heavy, बहुत मैसिव है, बहुत हैवी है, is situated at the center of atom। ये तो पहला पॉइंट आ गया कि चलिए एटम की एक रूपरेखा तैयार कर दी कि एटम के सेंटर में जो भी हैवी बॉडी रखी गई है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इसको अगर हम प्लैनेटरी मोशन से कंपेयर करें तो कोई गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। जैसे सन बहुत हैवी है और अपनी ताकत से, सन जो है ना, अपनी ताकत से जितने भी उसके अराउंड प्लैनेट्स होते हैं उन सबको अपनी ताकत से घुमा रहा होता है। इसी तरीके से एटम के अंदर भी जो न्यूक्लियस है वो बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा मैसिव है। रदरफोर्ड ने तो उसकी डेंसिटी तक बता दी थी, अराउंड 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो इतना मैसिव होता तो अपनी फोर्स से, अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे मोटे बच्चों को अपने चारों तरफ घुमाता है। तो बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स्ड परमिसिबल पाथ नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है एटम के अराउंड, ना, ऐसा नहीं है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की जहां मर्जी आए वो वहां होगा, नहीं। एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ बने हुए हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स होते हैं, और उन पाथ को हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। मींस पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, electron revolves around the nucleus in certain fixed permissible path, in certain fixed permissible path known as orbit, known as orbit या stationary orbit, या फिर हम इन्हें एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं, कि जैसे एक एटम के अंदर मान लो 50 इलेक्ट्रॉन है। क्या वो 50 इलेक्ट्रॉन एक जगह ही घूम रहे हैं सब? नहीं। उन इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग जगह स्पेसिंग की गई है उनकी। कुछ इलेक्ट्रॉन पहले पाथ में है, एक साथ रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट, फिर थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट एंड फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट। इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे इस एक स्कूल में मान लीजिए 3000 बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या सभी बच्चे एक ही क्लास में होंगे? नहीं। उन बच्चों को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। जी हाँ, एज के बेसिस पे
सपोज कीजिए कि कोई बच्चा 10 प्लस का है, तो 10 प्लस के जितने भी बच्चे स्कूल में होंगे, चलिए उन सबको एक पर्टिकुलर क्लास असाइन कर देते हैं, दे ऑल आर इन क्लास 6। जितने भी बच्चे 10 प्लस के थे उन सबको हमने एक पर्टिकुलर क्लास दे दी, लेट इट बी 6 क्लास। इसी तरह जो 11 प्लस होंगे वो 7th क्लास में आ जाएंगे, 12 प्लस होंगे वो 8th क्लास में आ जाएंगे, एंड सो ऑन। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 6.5 क्लास में हो, 7.2 क्लास में हो ना, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो एटम के अंदर किया गया है वो शेल्स की एनर्जी के बिहाफ पर किया गया है। मतलब ये है कि एटम के अंदर जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, वो डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नहीं समझ में आई बात? देखो हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, वा ये न्यूक्लियस है, तो ये है हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल। इसकी कुछ एनर्जी होगी, कितनी होगी मैं अभी वो डिस्कस करूंगा। मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि चलो जी फर्स्ट शेल की एनर्जी 1 जूल है, यानी वो तमाम इलेक्ट्रॉन वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो इस शेल में घूम रहे होंगे एसोसिएटेड विद 1 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा सेकंड शेल, ये हो गया हमारा फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल। तो सेकंड शेल की एनर्जी भी फिक्स्ड है। बोर ने कहा कि यहां पर एनर्जी अगर 1 जूल है, यहां पर 4 जूल, ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं आपको जस्ट समझाने के लिए कि जिन इलेक्ट्रॉन के पास 1 जूल एनर्जी है वो पहले शेल में घूम रहे होंगे, जिनके पास एनर्जी 4 जूल है वो सेकंड शेल में घूम रहे होंगे, जिनके पास 9 जूल एनर्जी हो गई वो थर्ड शेल में घूम रहे होंगे। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है किसी के पास 6 जूल एनर्जी हो? ना। 7 जूल? नहीं। 8.5 जूल? नहीं। 9.5? ना ना बाबा ना। बोर ने कहा कि एटम के अंदर एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो एक डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट शेल, फिर गैप आ गया बीच में एनर्जी का, सेकंड शेल, फिर एनर्जी का गैप आ गया, थर्ड फोर्थ। तो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन एन एटम is discontinuous, is discontinuous और discrete distribution है। यानी each shell is associated with a fixed amount of energy। हर शेल की एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, किसी भी एक शेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होगा, यानी शेल मतलब एनर्जी लेवल। जैसे कि अब इनके जो डेरिवेशन है वो ड्राइव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कभी उनको फिजिक्स में पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो डेरिवेशन फिलहाल केमिस्ट्री से उनका कोई इतना खास लेना देना है ही नहीं। -2 पाई स्क्वायर m e रेस टू पावर 4 n स्क्वायर एंड h स्क्वायर, ये हम एनर्जी लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नंबर ऑफ शेल, h इज कॉल्ड द प्लैंक कांस्टेंट, इन सभी वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें देन वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच शेल। एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच शेल, हम किसी भी शेल की जो एनर्जी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए जैसे इसमें अगर हम z स्क्वायर भी ले लें तो हम किसी भी एलिमेंट की बात भी कर सकते हैं। फिर एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल, चलिए एनर्जी अगर मुझे निकालनी हो, मैं इन सब की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये आता है 2.18 10 रेज टू पावर -18 अपॉन 2.18 10 रेज टू पावर -18 n स्क्वायर z स्क्वायर जूल पर एटम। यूनिट ध्यान रखना है, जूल पर एटम। लेकिन क्या है ना, ये एनर्जी बहुत छोटी एनर्जी है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको लिखने में भी, अच्छा भी नहीं लगता। तो मॉडर्न फिजिक्स में जो एनर्जी चलती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्यादा अच्छी चलती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं हो रहा है, हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.69 10 रेज टू पावर -19 जूल। अगर हम इसको डिवाइड कर दें दिस वैल्यू तो हमारे पास आ जाता है 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है,
मींस एटम के अंदर जो सबसे रिवोल्यूशनाइज कॉन्सेप्ट बोर का था वो यही था कि ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, की जो भी ये शेल्स होते हैं ये बेसिकली एनर्जी लेवल्स होते हैं और एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है, एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने 1 जूल, 4 जूल, 9 जूल, जैसे 6th क्लास में जो सिलेबस होगा उससे ज्यादा टफ सिलेबस 7th में आ जाएगा, फिर और टफ 8th में आ जाएगा, और टफ 9th में आ जाएगा। जैसे जैसे बच्चा पढ़ेगा सिलेबस टफ होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम उल्टा आए और सिलेबस टफ होता जाए, ऐसा तो होता नहीं। तो हर शेल की अपनी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी के अकॉर्डिंग ही उस एरिया में, उस शेल में रिवॉल्व करेगा। ठीक है। सो अगर हम बात करें, अच्छा ये जो मैंने लिख दिया ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, मैं इसको जरा अब चेंज कर देता हूं। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा था। अगर मुझे फर्स्ट शेल की एनर्जी निकालनी है, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में बात करता हूं, तो n को मैं 1 वैल्यू दूंगा और मैं अभी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन के लिए z मेरा 1 होगा और फर्स्ट शेल की अपन बात करेंगे तो n 1 होगा। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी वो तमाम इलेक्ट्रॉन जिनके पास एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो सब फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह सेकंड शेल के लिए मैं n को 2 वैल्यू दूंगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो इट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेकंड शेल की एनर्जी आ गई। अगर अपने को थर्ड शेल की एनर्जी निकालनी तो 3 स्क्वायर -9 -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मींस ये साफ है कि हम किसी भी शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर फर्स्ट शेल की एनर्जी आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल हाइड्रोजन एटम, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल हाइड्रोजन एटम, 9 से डिवाइड किया था हमने इस वाली वैल्यू को, तो 1 अराउंड 5 के आसपास आ गया था। अगर इसी प्रकार से मैं, मतलब हम किसी भी शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं, फोर्थ की भी, फिफ्थ की भी, सिक्स की भी, किसी भी शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं। चलो 4 का मतलब है 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, 16 से मतलब -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाता है। इसी तरह एनर्जी ऑफ फिफ्थ शेल इन हाइड्रोजन एटम, फिफ्थ का मतलब 25 से डिवाइड करोगे अराउंड 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे हमें क्या पता चल गया कि जो एनर्जी लेवल है ना वो किसी भी एटम के अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है भाई, एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। इनफाइनाइट शेल की फिर जीरो हो जाएगी, इनफाइनाइट शेल की जीरो हो जाएगी। ये बोर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि he gave the concept of quantization of energy कि each shell is associated with a fixed amount of energy, यानी हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है। तो एटम के अंदर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस होता है, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां होगा वो एनर्जी पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह होगा तो इलेक्ट्रॉन का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये बड़ी क्लासिकल बात बोर की थी कि इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं है। रदरफोर्ड वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, वो इसके आसपास भी नहीं पहुंचा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो सकता है, एनर्जी की फॉर्म में हो सकता है, मतलब एनर्जी बटी हुई है और एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बात बोर ने बता दी हमें कि भाई ईच शेल इज एसोसिएटेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हम किसी भी शेल के अंदर या इवन किसी भी एटम के किसी भी शेल की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि एनर्जी ऑफ nth शेल -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, राइट। अगर मुझे एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करने को कहा जाए तो Z1 और N1 करूंगा तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है -13.6, ये क्या है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल हाइड्रोजन एटम, Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। इसका मतलब मैं किसी भी एटम के किसी भी शेल की एनर्जी को हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी से कंपेयर कर सकता हूं। जी हाँ, किसी भी एटम के किसी भी शेल की एनर्जी को वी कैन कंपेयर विद द एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या मतलब है? जी हाँ, चलिए आपको मतलब बताते हैं। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सेकंड शेल इन हीलियम आयन। हीलियम आयन के सेकंड शेल की एनर्जी बताइए, तो नो प्रॉब्लम, इट इज इक्वल्स टू, या तो ये ले लिए या ये ले लिए। चलो अगर मुझे हाइड्रोजन से ही कंपेयर करना है तो 1
फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम जेड, जेड कितना होता है हीलियम के लिए 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, और हम बात कर रहे हैं सेकंड शेल की, तो सेकंड शेल के लिए n का स्क्वायर होगा 4। इसका मतलब साफ आ गया, इसका मतलब साफ है कि हीलियम के सेकंड शेल की जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी के एग्जैक्टली बराबर है। अच्छा चलो कैलकुलेट करके बताइए एनर्जी ऑफ थर्ड शेल इन बेरिलियम आयन, बेरिलियम आयन के अंदर थर्ड शेल की एनर्जी को कंपेयर कीजिए विद हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल की एनर्जी, या सीधा एनर्जी बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। -13.6 जेड स्क्वायर, जेड हो गया 4 स्क्वायर यानी 16 और 3 स्क्वायर हो गया 9, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे इसको हाइड्रोजन से कंपेयर करना है तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू 16/n इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम किसी भी एटम के किसी भी शेल की एनर्जी को हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है समझ में वो ये है कि एटम के अंदर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट होता है, कम एनर्जी लेवल फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा, यानी जो ये शेल्स है ना ये बेसिकली एनर्जी लेवल हैं। जो शेल्स होते हैं इनको अगर हम एनर्जी लेवल कहें तो गलत नहीं होगा, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है वो एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, चलो ये बात हमें समझ में आ गई, लेकिन कुछ और भी बातें उसके बारे में बोर ने बताई कि इलेक्ट्रॉन अगर चलिए न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, उसकी एनर्जी तो उसने बता ही दी, ठीक है, एनर्जी के बारे में तो एकदम क्लियर कट आइडिया उसने दे दिया, नो प्रॉब्लम एनर्जी के बारे में। लेकिन उसने एक आइडिया और दिया, और वो दिया रेडियस के बारे में। रेडियस देखो क्या बताया उसने कि इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में घूमे, किसी भी एटम के किसी भी शेल में घूमे, इट इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम, n स्क्वायर अपॉन z, यानी कि रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल हाइड्रोजन एटम क्या होगी, रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल हाइड्रोजन एटम n को 1 z को 1, 0.529 एंगस्ट्रॉम हो गया। इसका मतलब इस वैल्यू को, इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल हाइड्रोजन एटम n स्क्वायर अपॉन z। चलिए एंगस्ट्रॉम लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड शेल इन हीलियम आयन, हीलियम आयन के अंदर थर्ड शेल की रेडियस हमें बतानी है, तो क्या होगा, इट इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, इतने एंगस्ट्रॉम। चलिए कैलकुलेट रेडियस ऑफ फोर्थ शेल इन बोरोन आयन, चलो नो प्रॉब्लम। रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल हाइड्रोजन एटम दैट इज 0.529 n स्क्वायर यानी कि 16, और z कितना हो गया बोरोन का 5। तो इस तरह से हम एटम के अंदर किसी भी शेल की रेडियस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं एक बात और देखूं, रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल हाइड्रोजन एटम, चलो जी 0.529 आ रही है एंगस्ट्रॉम में, तो अगर मैं रेडियस ऑफ सेकंड शेल निकालूं तो वो 0.529 इंटू 4 हो जाएगी। मींस अगर मैं रेडियस ऑफ थर्ड शेल हाइड्रोजन की निकालूं तो 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी पड़ गई ना, वॉल्यूम निकालनी पड़ जाए या एरिया निकालना पड़ जाए, चलो एरिया निकाल लेते हैं वैसे पहले। अगर हमें एरिया निकालना हो फर्स्ट शेल तो वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई और R1 मेरा ये होगा, R1 स्क्वायर। सेकंड शेल की निकालूंगा तो पाई R2H स्क्वायर। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसका 16 टाइम्स आने लगेगा, यानी सेकंड शेल का जो एरिया होगा वो कहीं ना कहीं 16 टाइम्स बड़ा होगा उस एरिया से जो सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम के बना रहा है। तो आप वॉल्यूम का अंदाजा लगा लो एक बार, अगर आप सेकंड की वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम क्या आएगी, आर का क्यूब होगी, तो कहीं ना कहीं वो 64 टाइम्स आपको नजर आने लगेगी। ठीक है, बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। तो कैलकुलेट किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस कहां होगा, यानी बोर ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेटली डिफाइन कर दिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था वो एक फिक्स्ड पाथ था, वो सर्कुलर पाथ था। तो किसी भी समय इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता सकते थे कि भाई थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में कहां होगा, फोर्थ शेल के अंदर बोरोन का इलेक्ट्रॉन कहां होगा, उसने एक्यूरेट बताया। ठीक है, वो अलग बात है, बाद में हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे।
चलो बाद की बाद में देखेंगे, अभी तो फिलहाल जिस पे हम चल रहे हैं हम उसी की बात करेंगे। चलो रेडियस की बात हो, एनर्जी की बात हो गई, रेडियस की बात हो गई, वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी। देखो भंवर भाई साहब ने क्या बताया, वेलोसिटी भी बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसकी कुछ तो स्पीड होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो बिना स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड से तो है मूव कर रहा है। बोर ने बताया कि जितना कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है उतनी उसकी स्पीड तेज होती है। कैसे? ऐसे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल 2.18 10 रेज टू पावर 6 या 8 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, z बाई n। अगर मैं यहां पर मीटर पर सेकंड ले रहा हूं तो 6 होगा, और अगर मैंने यहाँ 6 लिया तो मीटर पर सेकंड, 8 लिया तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात की जाए तो इट इज 2.18 10 रेज़ टू पावर 16 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे लिए ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, z बाई n। अगेन 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 फिर से वही बात आ गई कि जैसे हमने एनर्जी को, जैसे हमने रेडियस को, उसी तरह से वेलोसिटी को, किसी भी एटम के किसी भी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी को हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की वेलोसिटी से कंपेयर हम कर सकते हैं। अच्छा चलिए तो फिर बता दीजिए इसी बात पे, कैलकुलेट velocity of electron in third shell helium ion to the velocity of electron in second shell of beryllium ion। चलिए टूट पढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, velocity of electron in first shell of hydrogen atom z by n, z हो गया 2, n हो गया 3 अपॉन velocity of electron in second shell beryllium ion, velocity of electron first shell hydrogen atom z by n। तो ये डिच्चिक इंटू डिच्चिक हो गया, 2/3 इंटू 2/4, 4 से 4 उड़ गया तो दैट इज 1/3। तो इस तरह से हम ये रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, या इवन किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम बता सकते हैं। अगर मैं केवल हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसी तरह velocity of electron in second shell hydrogen atom, velocity of electron in third shell hydrogen atom, velocity of electron in fourth shell of hydrogen atom। तो आप देखो वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वेलोसिटी कहीं ना कहीं शेल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। आप जितना दूर जाओगे उतनी स्पीड आपकी स्लो होती जा रही है, जितना हम दूर जा रहे हैं उतनी ही स्पीड हमारी स्लो होती जा रही है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो z के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल हाइड्रोजन एटम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल हीलियम आयन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल इन लिथियम आयन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल इन बेरिलियम आयन। तो यहां पर बढ़ती जाएगी क्योंकि वो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात हो गई, रेडियस की बात हो गई, वेलोसिटी की भी बात हो गई, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। बोर ने क्या कहा कि देखो जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ में मूव करता है तो लीनियर मोमेंटम होता है, लेकिन अगर सर्कल में घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम होता है। एंड एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, दैट मींस angular momentum of an electron revolving in nth shell is always an integral multiple of h upon 2 pi। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले शेल में घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम 1h अपॉन 2 पाई होगा, इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में घूमेगा तो 2h अपॉन 2 पाई होगा, थर्ड शेल में घूमेगा तो 3h अपॉन 2 पाई होगा, एंड सो ऑन। तो एंगुलर मोमेंटम इट इज क्वांटाइज्ड। ये भी एक नई बात सामने आ गई। जैसे एनर्जी क्वांटाइज थी कि हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड है, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी शेल में रिवॉल्व करे उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, यानी कि फिक्स्ड होगा। एनर्जी क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड हो गया। चलिए वेरी गुड। अब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो उसको घूमने में या एक पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये डिपेंड करता है कि वो कौन से शेल में है, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से शेल में है और कौन से एटम में है। देखो इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में, किसी भी एटम के किसी भी शेल में हो, टाइम का मतलब क्या होता है, उसको एक चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो उसकी सरकमफ्रेंस होगी, रेडियस ऑफ nth शेल, और उस शेल में उसकी वेलोसिटी कितनी है।
है ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एन अपॉन वी एन। जिस शेल में वो घूम रहा है उस शेल की रेडियस और उस शेल में उसकी वेलोसिटी का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इसी में एक बात और भी ऐड कर देता हूं, एक बात यहां पर और ऐड कर देता हूं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में वो कितने चक्कर काट रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। एक नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, यानी ये क्या होगा, 1 अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी तो टाइम का उल्टा हो जाता है, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल 2 पाई आर nth। चलिए इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट टाइम इलेक्ट्रॉन को हीलियम के थर्ड शेल में रिवॉल्व होने में और टाइम टेकन सेकंड शेल बेरिलियम में रिवॉल्व होने में, जो भी टाइम लग रहा है उनका रेशियो क्या होगा। एक काम करते हैं, पहले इनको अलग अलग निकालते हैं, फिर रेशियो डिवाइड करके निकाल लेंगे। टाइम पीरियड कब, जब हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये होगा 2 पाई रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल हीलियम आयन, थर्ड शेल हीलियम आयन टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल हीलियम आयन। ओके रिपोर्ट है। चलिए 2 पाई, रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल हाइड्रोजन एटम, एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड होता है 2 अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल हाइड्रोजन एटम, जेड बाई एन, जेड कितना होता है हीलियम का 2 और एन होता है इतना। ओके रिपोर्ट है। चलिए टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम आयन, की बेरिलियम आयन के सेकंड शेल में उसको एक चक्कर काटना तो कितना टाइम लगेगा, तो नो प्रॉब्लम, 2 पाई आर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम second shell to the velocity of beryllium, electron beryllium in second shell, तो 2 पाई रेडियस होगा फर्स्ट शेल हाइड्रोजन एटम, एन स्क्वायर हो गया 4 और जेड हो गया बेरिलियम का जेड हो गया 4, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल हाइड्रोजन एटम जेड हो गया 4 और एन हो गया 2। अब हम इनका रेशियो ले लेते हैं, ऐसे और ऐसे, तो देखो जो कटता है उड़ा देंगे, जो कटता है उड़ा देंगे। तो पहले ये है 9/2 और ये ऊपर आकर हो जाएगा 3/2। इसी तरह नीचे वालों को ले लेता हूँ, 4/4 इंटू 2/4। अच्छा जी, जो कटेगा वो तो उड़ा ही देंगे हम, 27/4 और यहाँ पर आ जाता है 8/16। तो फाइनली 27/4 16/8, अब उड़ा दो डिचिक इंटू डिचिक, तो 27/2, दिस इज द रेशियो। ठीक है, सो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन या कुछ न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो बोर ने एनर्जी का कॉन्सेप्ट दे दिया कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एनर्जी तो चलो क्वांटाइज्ड हो गई, फिक्स डिस्टेंस की बात भी कर ली कि रेडियस भी फिक्स्ड है, वेलोसिटी भी फिक्स्ड है, एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है, कितना टाइम पीरियड लगेगा उसको एक चक्कर काटने में या एक सेकंड में वो कितने रिवोल्यूशन करेगा, ये सब तो हम बता ही जा रहे हैं। चलो तो फिर अब और क्या बच जाता है, देखो अब क्या होता है, बोर ने कहा कि जो रदरफोर्ड नहीं कर पाया था, जो रदरफोर्ड नहीं कर पाया वो यहां पर बोर बताता है। चलो एंगुलर मोमेंटम मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रहेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, तो जब तक वो अपने शेल में है ना, तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो कॉन्टिन्यूअसली अपने ही शेल में रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो कॉन्टिन्यूअसली अपने ही शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो इट विल, दैट इलेक्ट्रॉन विल नाइदर रिलीज नॉर एब्सॉर्ब एनी एनर्जी। अगर वो कॉन्टिन्यूअसली अपने ही शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तब तक वो ना कोई एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है ना कोई एमिट कर रहा है। मींस इसी तरह इलेक्ट्रॉन चाहे वो फर्स्ट शेल में हो या सेकंड शेल में हो या थर्ड शेल में हो, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में है, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में है, ना तो वो कोई एनर्जी रिलीज कर रहा है ना कोई वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है। यानी सिंपल साधारण शब्दों में अगर व्याख्या की जाए, तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ही स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा कॉन्टिन्यूअसली, इट विल नाइदर एब्सॉर्ब नॉर एमिट एनी टाइप ऑफ एनर्जी।
ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो इट कॉन्टिन्यूसली एमिट रेडिएशन, इट कॉन्टिन्यूसली एमिट एनर्जी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का पाथ था, जो सर्कुलर पाथ था इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस, इट विल कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस एंड ए टाइम कम व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स ओवर द न्यूक्लियस, एटम गेट कोलैप्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोर ने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जब तक न्यूक्लियस ग्राउंड घूमेगा वो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी। और जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो हम उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। लेकिन अब जो बात आई ना, अब जो बात आई वो थी ट्रांजिशंस की। अब जो बात आई दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। जबरदस्त। ट्रांजिशन का मतलब होता है अपने शेल को छोड़कर किसी दूसरे शेल में जाना। हो सकता है लोअर से हायर जा रहे हो या हायर से लोअर आ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जा रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्साइटेशन, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। और इलेक्ट्रॉन अगर हायर से लोअर आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन, मींस लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, और यहां पर हायर टू लोअर। यानी कि एनर्जी बदल सकती है, लेकिन कब? जब ट्रांजिशन होगा। जब तक ट्रांजिशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपने शेल में घूम रहा है तो वो ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना रिलीज कर रहा है, यानी अगर कॉन्टिन्यूअस रिवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर ट्रांजिशन हो रहा है तब एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज का कॉन्सेप्ट आता है। जी, उसने कहा अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, मान लो उसकी एनर्जी है 1 जूल, दूसरे शेल वाले में 4 जूल, तीसरे में 9 जूल, तो जब तक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में घूमता रहेगा उसकी एनर्जी 1 जूल रहेगी। लेकिन अगर हम उसको 3 जूल अपनी तरफ से दे दें, 1 जूल उसके पास थी, 3 जूल हमने दे दी, अब उसके पास 4 हो गई। 4 का मतलब है अब वो सेकंड शेल में चला जाएगा, है ना। देखो, क्योंकि सेकंड शेल में तो वही इलेक्ट्रॉन अलाउड थे जिनके पास 4 जूल एनर्जी है। अब जिनके पास 3.5 है या 4.5 है वो तो सेकंड शेल में हो नहीं सकते। बोर ने कहा वो एनर्जी लेवल ही नहीं होते, एनर्जी लेवल फिक्स्ड होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं। फर्स्ट है फिर सेकंड है, उनके बीच में गैप है, देयर इज नो एनर्जी लेवल इन बिटवीन द 1 एंड 2। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो हमें उसकी एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन के पास 1 जूल एनर्जी है, 3 जूल अगर हम दे दें तो उसके पास टोटल 4 हो जाएगी। नाउ इट इज कंफर्टेबल इन सेकंड शेल। मतलब ऐसा समझ लीजिए कोई बच्चा 9th क्लास में है, आप उसको सीधा 12th में डाल दें तो बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर हम उसको बीच का सिलेबस करवा दें, 10th और 11th का अगर हम उसको सिलेबस करा दें तो अब वो 12th क्लास में कंफर्टेबल हो सकता है, उसको कुछ कुछ समझ में जरूर आएगा। 100% की फिर भी गारंटी नहीं है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि अगर हम उसको डिफरेंस भी नहीं कराते तो उसको 12th क्लास में कोई मजा नहीं आता। लेकिन अगर हमने डिफरेंस करा दिया है उसको, 9th 10th 11th का अगर सिलेबस उसको आ गया, खासतौर से डिफरेंस 10th और 11th का, तो वो 12th में उसका बेड़ा पार हो सकता है। तो इसी तरह यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस, अगर मुझे फर्स्ट से सेकंड में देना था तो मुझे 3 जूल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। अगर मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में जाए तो मुझे डिफरेंस देना पड़ेगा। कितना? जिन दो ऑर्बिट के बीच में ट्रांजिशन होना है उन दो ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है एक्साइटेशन में। एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। मतलब साफ है कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में जाएगा तो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा? थर्ड और फर्स्ट के डिफरेंस के बराबर। एंड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बैक ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट, सेम एनर्जी। अगर फर्स्ट से थर्ड में उसने 8 जूल एनर्जी अब्सॉर्ब की है तो वो 8 जूल एनर्जी ही रिलीज करेगा ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। सपोज इलेक्ट्रॉन सेकंड से फिफ्थ में जाता है तो सेकंड से फिफ्थ में कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होगा? इन दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर एनर्जी अब्सॉर्ब होगी और यही एनर्जी रिलीज हो जाएगी ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से सेकंड में आएगा तो इतनी ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अच्छा, ये बात है। जी हाँ, ये बात है कि न्यूक्लियस फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
देखो मैंने फर्स्ट शेल की एनर्जी आपको बताई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनर्जी तो क्वांटाइज्ड होती थी, हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड होती थी इतनी। अगर मुझे हाइड्रोजन के अंदर किसी भी शेल की एनर्जी निकालनी है तो मैं एन की वैल्यू चेंज करता चला जाऊंगा, निकलती जाएगी। थर्ड शेल की एनर्जी कितनी थी, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर थी -0.85 के अराउंड, -0.54 अराउंड। ठीक है, तो अगर मुझे एनर्जी का डिफरेंस देखना है, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में चला गया, तो कितनी एनर्जी इनके डिफरेंस के बराबर, नियर अबाउट 10.2, नियर अबाउट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड में भेजने के लिए। यानी सेकंड और फर्स्ट के डिफरेंस के बराबर एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी हमें। और जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, जब उसको अपनी गलती का एहसास होगा, वो वापस आएगा, मम्मी पास जाना है, मम्मी पास जाना है, तो इतनी एनर्जी वो फिर से रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। चलिए, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड से थर्ड या थर्ड से सेकंड जा रहा है या आ रहा है, एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन, तो कितनी एनर्जी लगेगी, लगभग 1.9 के आसपास। जो वैल्यू मैंने ली है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आप ये देखो, पहले एनर्जी गैप ज्यादा था, फिर एनर्जी गैप कम हो गया, अब आगे और कम, उससे और कम, धीरे धीरे जो एनर्जी गैप है ना वो कम होता जा रहा है। ठीक है, इन दोनों को आप माइनस कर लीजिए तो 0.5 और ये समथिंग समथिंग कितना आ जाएगा, 1.50, 0.85, 5.75। यानी कि एनर्जी का जो डिफरेंस है ना वो वाकई में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एनर्जी का डिफरेंस कम होता जा रहा है, यानी कि दो कॉन्सेक्यूटिव शेल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, फर्स्ट सेकंड के बीच में ज्यादा होगा, सेकंड थर्ड के बीच में कम, थर्ड फोर्थ के बीच में और कम, फोर्थ फिफ्थ के बीच में और कम। ठीक है ना, मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई सेकंड और थर्ड के बीच में एनर्जी गैप देखना है, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में देखना है, सिक्स्थ और सेवंथ के बीच में देखना है, 9 और 10 के बीच में देखना है, तो कहां पर मैक्सिमम होगा और कहां पर मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम होगा यहां पर क्योंकि ये स्टार्टिंग के शेल हैं, और मिनिमम होगा यहां पर क्योंकि ये काफी आउटर शेल्स हैं, काफी दूर के शेल्स हैं, तो एनर्जी गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन एक बात ये तय हो गई कि एनर्जी सप्लाई होगी एक्साइटेशन में और रिलीज होगी डी एक्साइटेशन में। कितनी, इतनी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी n1 से किसी भी n2 में जा रहा है, n1 मतलब लोअर, n2 मतलब हायर, तो 13.6 z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको हम जूल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओहो, हाँ ठीक है, 2.18 10 रेज टू पावर -18 z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर जूल पर एटम। ठीक है, ये कहानी हो गई है हमारी किसकी, बोर मॉडल की। तो बोर मॉडल ने जो भी मेन मेन बातें हमें बताई वो हमने समझ ली है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंसान बेचारा खूब मेहनत करता है। ठीक है, बोर ने बहुत मेहनत करने के बाद अपना मॉडल बनाया, लेकिन क्या था ना, बोर के टाइम में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका जो मॉडल था अपने टाइम का सुपर डुपर हिट मॉडल। लेकिन बोर के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, नए नए लड़के इस फील्ड में आते गए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती गई, तो उन्होंने बेहतर माइक्रोस्कोप के साथ जब बोर के रिजल्ट को स्टडी किया तो उनको कुछ कमी नजर आई। कुछ कमियां तो थी, वो कमियां ही लिमिटेशन बन जाती है। देखो वैसे तो किसी की कमियां निकालने नहीं चाहिए, लेकिन अगर कमियां नहीं निकालेंगे तो सुधार तो नहीं होगा ना। तो कमियों का मतलब सुधार से होता है। अब बोर के अंदर जो भी लिमिटेशंस थी, अब हम जरा एक बार उनकी भी बात कर ही डालते हैं। लिमिटेशन ऑफ बोर्स पोस्टुलेट या बोर्स मॉडल। देखो क्या था, देखो कि बोर, रदरफोर्ड हो, बोर हो, थॉमसन हो, ये सब क्या थे ना, एक ही जनरेशन वाले थे। तो इन्होंने एटम को हमेशा एक पार्टिकल के तौर पे कंसीडर किया। इन्होंने एटम को, इलेक्ट्रॉन को कभी भी एक वेव के तौर पे कंसीडर नहीं किया। तो डिड नॉट कंसीडर द वेव बिहेवियर ऑफ एटम, ये उसकी कंसिडरेशन में ही नहीं था
कि एटम या इलेक्ट्रॉन एक वेव भी हो सकते हैं। और यही बात आगे जाके किसने बताई थी? डी ब्रॉगली ने बताई थी, यानी इसने डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव को कंसीडर ही नहीं किया। बोर ने कहा भाई इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, उसने इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड रेडियस बता दी, फिक्स्ड पोजीशन बता दी, एक फिक्स्ड वेलोसिटी बता दी। और हेज़ेनबर्ग भाई साहब कहते हैं कि हम किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की, यानी इलेक्ट्रॉन की खासतौर से एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ बता ही नहीं सकते। बोर ने कहा ये ले मैंने तो बता दी, कर ले क्या कर लेगा। लेकिन बोर का मॉडल अभी आगे जाके आप देखेंगे धीरे धीरे मॉडिफाई होगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक लिमिटेशन के तौर पे हम उसको कंसीडर करते हैं कि ही डिड नॉट कंसीडर द हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है यार, चलो। दूसरी बात है कि इसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तो बता दिया, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसने हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज के भी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, वो भी बात समझ में आ जाती है। लेकिन जिनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, उनका क्या होगा? उन गरीब को कौन भला करेगा? तो यार बोर ने मना कर दिया, मेरे बस की नहीं है कि तो डिड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जिनके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनके स्पेक्ट्रम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अच्छा, दूसरी बात, जीमन इफेक्ट क्या होता है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके लिए तो अलग से ही बात होगी कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, जब स्पेक्ट्रम एमिट होता है, जब स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होती है, अगर एक्सटर्नल फील्ड लगा दे तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस टूट जाती हैं। क्यों टूट जाती हैं? बोर ने कहा यार मेरे को तो नहीं पता। जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये जीमन का ही सोतेला भाई था स्टार्क इफेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो जाती है। लेकिन क्यों हो जाती है? बोर कुड नॉट एक्सप्लेन। तो स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हुआ, जीमन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हुआ। फाइन स्पेक्ट्रम जो होता है ना हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तो एक्सप्लेन हो गया, लेकिन जो फाइन स्पेक्ट्रम होता है, फाइन स्पेक्ट्रम, वो एक्सप्लेन नहीं हुआ। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू लिमिटेशन। ठीक है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है वैसे वैसे इन लिमिटेशंस को दूर किया जाता है। लेकिन फिर भी बोर जो था वो एक बहुत जबरदस्त खिलाड़ी रहा है अपने टाइम का। आप देखेंगे जब आप वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ने के बाद भी आप बोर को पूरी तरह रूल आउट नहीं कर पाते। बेशक उसने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल, एटम को पार्टिकल माना, लेकिन आप उसके जितने भी आउटकम्स थे उनको रूल्ड आउट नहीं कर सकते। तो जबरदस्त काम बोर ने अपने टाइम पे किया है। चलिए, अब बोर मॉडल से रिलेटेड ये जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था ये मैंने डिस्कस कर दिया है अलोंग विद द लिमिटेशन ऑफ बोर। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है, लेकिन वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, इसको अलग से ही डिस्कस करना ठीक रहेगा। टिल देन बच्चों, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट तैयार करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।